सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जरा स्वाभाविक है। जरा मतलब उम्र या बुढ़ापा। हम जैसे जन्म लेते हैं, फिर हमारी आयु बढ़ती है, बाल्यावस्था में युवावस्था में आते हैं, युवावस्था से वृद्धावस्था में आते हैं, वैसे ही उसी प्रकार हमारे रोग भी भिन्न भिन्न रहते हैं। जैसे कोई नया जन्मा बालक होगा, उसको सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होना स्वाभाविक है। जैसे युवा होगा, युवा अवस्था में पित्त के रिलेटेड व्याधि ज्यादा बढ़ते हैं। और वैसे ही जैसे वृद्धावस्था आती है यानी जरा अवस्था आती है, तब वायु से लेके रोग ज्यादा बढ़ते हैं। परंतु कष्टदायक वृद्धावस्था को कम किया जा सकता है। आज हम समझेंगे कि उम्र के साथ घुटने क्यों खराब होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है घुटनों से लेकर, उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। घुटना प्रत्यारोपण यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसका कारण क्या है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना चाहिए, कौन सी अवस्था में करवाना चाहिए, कौन सी अवस्था में नहीं करवाना चाहिए, ये सब के बारे में आज जानेंगे। और घुटनों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है। आपका आहार विहार, विहार यानी आपकी रोजिंदा दिनचर्या क्या होनी चाहिए, या फिर उसमें पंचकर्म कैसे मदद कर सकता है, ये सारे विषय की हम आज पूर्ण रूप से माहिती लेंगे। घुटना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि घुटना शरीर का सबसे बड़ा भार वहन करने वाला जोड़ है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, उठते हैं या बैठते हैं, तो पूरे शरीर का भार घुटनों पर आता है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा, कभी आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि वजन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी वजन है वो पूरा उसका भार हमारे घुटने सहन करते हैं। घुटने जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब वजन जितना कम होगा उतना घुटनों पे भार कम आता है, वजन जितना ज्यादा होगा उतना घुटनों पे प्रेशर ज्यादा आता है। ये भी एक कारण है जिससे घुटने कम आयु में भी बहुत घिस जाते हैं। अभी कभी कभी घुटनों की दिक्कत 60 साल से ऊपर की उम्र में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। पर अभी क्या है, 30 साल की उम्र के वाले, 35 साल की उम्र वाले, 40 साल की उम्र वाले, इन लोगों को भी घुटनों का दर्द आने लगा है। तो उसका अभी के लिए मेन रीजन होता है मोटापा, भार वृद्धि। अभी सबसे पहले घुटने की हम रचना जानते हैं कि घुटना अंदर से कैसा होता है शरीर के अंदर। तो घुटना, आपको मैं दिख रही हूँ या सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है। ओके, स्क्रीन में देखना है अभी तो। ये मैं भी दिखूं स्क्रीन भी दिखे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक मिनट है, वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ स्क्रीन ही दिखेगी, कोई बात नहीं, हम स्क्रीन पे देखते हैं। अभी सबसे पहले घुटने के अंदर से हम रचना जानते हैं। तो घुटना क्या होता है, दो अस्थि यानी दो हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। आपके थाई रीजन जो हम बोलते हैं, जंघा का प्रदेश और नीचे पैर का प्रदेश, वो दोनों एक बोन से मतलब अस्थि से जुड़े हुए होते हैं, हड्डी जिसको बोलते हैं। हड्डी के बीच में ऐसी रचना होती है दोनों। आप देख सकते हैं कि ऊपर की हड्डी को फीमर बोलते हैं, नीचे की हड्डी दो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, टिबिया और फिबुला। फिर बीच में अगर आप अपने घुटने को पे हाथ रखेंगे ना, तो आपको एक हड्डी छोटी सी ऐसे हिलती हुई महसूस होगी, तो उसको पटेला बोलते हैं। तो क्या होता है, घुटनों की संरचना में ऊपर एक हड्डी, नीचे से दो हड्डी और ऊपर एक कैप जैसा लगा हुआ होता है, जिसको पटेला बोलते हैं। बीच में होता है कार्टिलेज यानी कि उप अस्थि, और उसके बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, मतलब कि एक चिकना पदार्थ रहता है, जो क्या करता है, हम जितने भी चले फिरे उठे बैठे तो जोड़ों को घिसने नहीं देता है। जैसे हम एक साधारण तौर पे उदाहरण देके बोलो तो दरवाजे का जो मिजागरा होता है उस पे हम ऑयलिंग करते हैं, पता है क्यों?
अगर ऑयलिंग उसमें नहीं हो या ऑयलिंग सूख जाए तो उसमें से कैसी आवाज आती है, कड़ 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 करके। वैसे ही हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट है, जॉइंट वाली स्पेस, वहां पे भगवान ने नेचुरल रूप से एक चिकना पदार्थ दिया होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो मिजागरा कैसे, अगर ऑयलिंग ठीक है तो अच्छे से खुलेगा, बंद होगा दरवाजा, वैसे ही अगर ऑयलिंग हमारे शरीर के जॉइंट में सही तरीके से है तो हमारे जॉइंट भी बहुत अच्छे से हिलेंगे डुलेंगे, सारा काम उसका नॉर्मल करेंगे। अगर वो चिकना पदार्थ कम हो जाता है तो हमारे दोनों घुटने क्या होते हैं, घिसने लगते हैं। घुटनों के दोनों जो जॉइंट है वो आपस में घिसते हैं, जिससे क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। फिर वहां पे लालाश आती है अंदरूनी तौर पे। जैसे दो चीज घिसे तो क्या होता है, पहले लाल हो जाता है सरफेस, फिर उसके बाद क्या होगा, ज्यादा घिसाई हुई तो गर्म होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सूजन आती है। वैसा ही घुटनों के अंदर होता है। फिर उसको आसपास से घेरे होती है मांसपेशियां, फिर वहां पे उसका स्नायु भी ऊपर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके घुटने की संरचना बनाती है। अभी इनमें से किसी भी संरचना में समस्या आने से घुटने पर दर्द शुरू होता है। अगर अस्थि है तो अस्थि में कैल्शियम अगर ठीक से नहीं होगा तो भी घुटनों का दर्द आ सकता है। जो उप अस्थि बोला है, कार्टिलेज, वो अगर घिस जाए या सूखने लगे तो भी हमको घुटनों की समस्या हो सकती है। जो संधि द्रव्य मैंने बोला, साइनोवियल फ्लूइड, एक चिकना द्रव पदार्थ होता है, वो अगर कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, दोनों में से कोई भी अवस्था हो सकती है, तो भी हमको घुटनों की दिक्कत होती है। लिगामेंट मतलब क्या है, दो रस्सी जैसी संरचना है जो दोनों घुटनों को जोड़ के रखती है। उसमें अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई कोई ऐसा होता है कि अगर फुटबॉल खेलता हो, कोई क्रिकेट खेलता हो तो पैर ऐसे खींच गया जोर से, या फिर कोई चीज उठा ली अचानक से, तो वो खिंचाव आता है वो रस्सी जैसी चीज में, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, वो रप्चर हो जाए, टूट जाए, तो फिर हमको घुटनों का दर्द होता है। मेनिस्कस मतलब वहां पे एक डिस्क जैसा होता है जो हमारी घुटनों की मूवमेंट में मदद करता है, सी आकार की होती है वो। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हमको घुटनों का दर्द होता है। तो हम अभी क्या करते हैं कि घुटनों का दर्द शुरू हुआ तो बिना उसका कारण जाने बोलने लगते हैं कि घुटने घिसने लगे हैं, ये होने लगा है, वो होने लगा है। दर्द का असली कारण क्या है वो नहीं समझते, सिर्फ घिसना, घसारा हो रहा है, घसारा हो रहा है, ऐसा बोलते जाते हैं। पर ये सारी चीज में से कहाँ पे प्रॉब्लम है वो पहले जानना होता है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, आप घुटने का दर्द लेके गए तो वो आपसे एक एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में क्या होता है, हम देखते हैं कि इसमें से किस चीज में प्रॉब्लम है। आपको स्नायु का प्रॉब्लम है, अस्थि का प्रॉब्लम है, संधि का प्रॉब्लम है, द्रव्य कम हो गया है, तो उस हिसाब से फिर उसके कारण की चिकित्सा करके हम नी में किस कारण की वजह से पेन है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी उम्र बढ़ने पर घुटनों में क्या होता है, 40 या 50 वर्ष की आयु के बाद शरीर में धीरे धीरे कार्टिलेज घिसना शुरू होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। यह घटना का कारण क्या है, जब यह पतला होता है तब दर्द होता है, फिर जॉइंट आप मूवमेंट करो तो कट कट ऐसा करके आवाज आती है। कोई कोई लोग ऐसे होंगे जैसे ऐसे हिलते भी होंगे ना तो भी उनके घुटनों में से आवाज आती होगी। किसी किसी को जकड़न होने लगती है। ये सारे कार्टिलेज अगर घिसता है, उप अस्थि जिसको बोला, उसके लक्षण है। साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है जिससे लुब्रिकेशन कम होता है, जैसा मैंने पहले समझाया। फिर मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो क्या होता है, विशेषकर ये दोनों नाम है मांसपेशियों के, ये अगर कमजोर होने लगती है तो भी घुटनों में दर्द होता है। या फिर आयुर्वेद के अनुसार वृद्धावस्था में वात बढ़ता है। मैंने जैसे पहले समझाया, आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि हमारी उम्र के 3 भाग होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। उसमें 3 दोष हमने जो पिछले लेक्चर में जाने थे, वात, पित्त और कफ। जैसे वात मतलब वो वायु निकलना नहीं होता, पित्त मतलब एसिडिटी नहीं होता, कफ मतलब ये कफिंग नहीं होता, वैसा मैंने समझाया था पुराने लेक्चर में। वैसे ही बाल्यावस्था जब होती है तब कफ अधिकता होती है, मतलब कि कोई भी चीज धारण हम जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए जब बाल्यावस्था में होते हैं हमको
क ख ग ग सिखाया जाता है, जितनी भी चीज हमको बाल्यावस्था में सिखाई जाए वो हम तुरंत याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस काल में धारण हम अच्छा कर सकते हैं। फिर पित्त काल यानी युवावस्था, उसमें पित्त काल बड़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलती है, गति मिलती है, काम कर सकते हैं, एनर्जी मिलती है। ये सब पित्त की वजह से मिलता है। एक हमको ध्येय मिलता है, गोल हमारा होता है। वैसे ही वृद्धावस्था में वायु बढ़ता है। वायु बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, जिससे वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। क्योंकि ये पूरी एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसमें से किसी से भी छूट नहीं सकते। तो वृद्धावस्था में अगर वायु बढ़ता है तो उसके कारण कुछ रोग है वो हो सकते हैं, जैसे कि ये घुटने का दुखावा। तो उसमें क्या क्या चीजें करें तो हम वृद्धावस्था में जो वायु बढ़ता है उससे बच सके और कोई भी समस्या के बिना हम अपनी स्वस्थ जीवन जी सके, ये हम आगे देखेंगे। वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, उसकी वजह से क्या क्या लक्षण होते हैं ये इधर बताया है कि शुष्कता आती है, कि ड्राइनेस क्रिएट होती है। आप देखना वृद्धावस्था में चमड़ी जैसे है वो सूख गई हो, करचली हो जाती है, जैसे तेलीय पदार्थ निकलना कम हो जाता है। यंग एज में स्किन कैसे लुब्रिकेट होती है, चमकती है, वैसा वृद्धावस्था में नहीं होता। स्किन डल पड़ने लगती है, करचली होने लगती है, ड्राई हो जाती है, फिर क्षय होता है, जकड़न होता है, दर्द बढ़ने लगता है। ये सब वात प्रकोप के लक्षण हैं। भी बढ़ती उम्र में घुटने की क्या क्या समस्या हो सकती है, जो मैंने आगे बताया वही यहाँ पे पिक्चर के जरिए मैंने दिखाया है कि कार्टिलेज घिसता है, संधि द्रव्य कम होता है, मांसपेशियां कमजोर होती है, जकड़न, दर्द, खटखट जैसी आवाज आती है और वात प्रकोप होता है। अभी घुटनों की सामान्य बीमारी क्या क्या होती है। सबसे पहले घुटनों की सामान्य बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब संधिगत वात। सेकेंड बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब कि आम वात, या जिसको गांठियावा भी बोला जाता है। ये दोनों बीमारियां ज्यादातर महिलाओं को बहुत होती है। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को ये दोनों व्याधियां ज्यादा होती हैं। तीसरा है गाउट, मतलब वात रक्त बोलते हैं। गाउट यानी कि यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है और वो घुटनों या संधियों में जाकर जमा हो जाता है और जिससे गाउट होता है। यानी कि उसकी वजह से एसिड बढ़ने की वजह से और वहां पे इकट्ठा होने की वजह से वहां पे दर्द शुरू होता है। फिर होती है लिगामेंट इंजरी, जैसे ये 4 नंबर के पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रस्सी जैसे अवयव घुटनों से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं जोर से किक करना हुआ या उठने या बैठने में कोई झटका आ गया, झरक आ गया, कोई स्कूटर या बाइक को किक लगा रहा है तो किक अगर गलती से जोर से या गलत तरीके से लग गई तो ये सारी कंडीशन में लिगामेंट इंजरी हो सकती है। कोई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स खेलते वक्त यंग लोगों को भी लिगामेंट इंजरी हो सकती है। और फिफ्थ है मोटापा संबंधित घुटनों में दर्द, यानी जैसे मैंने बताया कि घुटने हमारे जो होते हैं वो पूरे शरीर का भार सहन करते हैं। तो जब मोटापा होता है तो घुटनों पे प्रेशर बहुत बनता है, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होता है। अभी हम एक के बाद एक रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो जानेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को कहीं पे पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे शब्द थोड़े थोड़े अंग्रेजी और थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज के भी आएंगे, तो उसमें अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं लेक्चर के दौरान भी। अभी तक जितना मैंने आपको बताया उतना आप सबको समझ में आया? हाँ जी, आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ आ रहा है समझ में। ठीक है। अभी हम पहला जानते हैं संधिवात, यानी संधिवा बोलते हैं। सादी भाषा में कुछ लोग वाह बोलते हैं, बहुत सारे लेडीज बोलते होंगे मुझे कि वाह की तकलीफ है, वाह है, ये हो रहा है, जकड़ जाता है। तो उसमें सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलते हैं कि चलने पर दर्द होता है, घुटनों के अगर मूवमेंट होगी तो दर्द बढ़ेगा, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है, सुबह जब उठते हैं तब जकड़न बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर
घुटनों में से खटखट जैसी आवाज आती है, कट 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 ऐसा बोलेगा, और सूजन या फिर अकड़न हो जाती है। ये सारे लक्षण संधिवात के हैं। अभी संधिवात में क्या होता है, अगर आप सुबह उठ गए हैं तो पूरे सांधे जकड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा नी हिल नहीं रहा है, सुबह सूजन ज्यादा आ गई है। और जैसे आप थोड़ा वॉक करेंगे, चलेंगे, उसके बाद ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे खुलने लगा है। तो ये सारे लक्षण संधिगतवात में होते हैं। उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब की हड्डियां, और उसमें आर्थराइटिस, आइटिस मतलब सूजन आना, हड्डियों के अंदर सूजन आ जाती है। इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पहले नंबर के, कि अंदर जो सफेद कलर का दिख रहा है उसके नीचे देखो लालाश कर का होता है, मतलब कि प्रवाही कम होने की वजह से ये दोनों हड्डियां घिसती है और ऐसी लालाश उत्पन्न होती है जो सूजन पैदा करती है। दूसरा है आमवात, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारे शरीर में भगवान ने रोग प्रतिकारक शक्ति रखी है कि कोई भी जीवाणु या कीटाणु बाहर से अगर शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर में उतनी ताकत है कि वो कोई भी बाहर का कीटाणु आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, तो उसके लिए हमारा शरीर सामने से लड़ता है। तो वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जितनी अच्छी है उतना शरीर उसको ज्यादा असर करता है। जैसे कोरोना का काल आया था तो सभी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ था, जिसकी इम्यूनिटी, हम उसको रोग प्रतिकारक शक्ति को इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कोरोना उतना अफेक्ट नहीं किया था, और जिसकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम थी तो उसको कोरोना या फिर कोई भी वायरस या फिर सीजन चेंज हो तब भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अभी ये सारी एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि कोई भी बैक्टीरिया आता है या वो, तो शरीर उसके खिलाफ लड़ता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी जब शरीर उसके खिलाफ लड़ने की बजाय खुद के जो सेल है, खुद की जो कोश है, खुद के अंग अवयव है, खुद की कोशिकाएं है, उसी पर अटैक करने लगे तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। मतलब कि शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर को फायदा करने के बजाय शरीर को ही खत्म करने पे काम करने लगती है, तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिटना थोड़ा कष्टदायक होता है, थोड़ा लंबा समय लेता है। क्यों? क्योंकि शरीर खुद ही खुद को हराने में तुला हुआ होता है। जैसे कि कोई मेहमान है, आपको कोई अनजान आदमी आपको आया तो आप सीधा उसको मार, मतलब चल भाई तू यहाँ से जा, मैं तुझको नहीं पहचानता, शरीर पहले ऐसे काम करता है। फिर शरीर जब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, उसमें क्या करता है, जो बाहर का आदमी आया, कीटाणु बैक्टीरिया आया, उसको शरीर बोलेगा आजा भैया आजा, हम दोनों मिलके हमारे घर वालों को ही खत्म करते हैं। ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। तो उसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती है उसमें डैमेज ज्यादा होता है, कार्टिलेज में डैमेज ज्यादा होता है, मांसपेशियों में भी डैमेज होता है, दोनों घुटनों में दर्द रहता है, उसकी जो सूजन आएगी वो थोड़ी लालाश युक्त होगी, और आप अगर उसको टच करेंगे घुटने में जब सूजन होगी तो वहां पे थोड़ा गर्म लगेगा। संधिवात में उतना गर्म नहीं होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आमवात या गांठियावात जो होता है उसमें आपको सूजन जो होगी थोड़ी लालाश युक्त होगी और थोड़ी गर्म भी होगी। सुबह के टाइम में बहुत जकड़ाहट होती है कि लोग अगर सोए हुए हैं तो उठ भी नहीं पाते, उठने में भी उतनी दिक्कत होती है, पैर बिल्कुल मुड़ नहीं पाता है, अगर मुड़ा हुआ है तो सीधा नहीं हो पाता है, उतनी जकड़ाहट सुबह के टाइम पे होती है। वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, और ये जैसे मैंने बताया ऑटो इम्यून समस्या है। पर इसका भी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता, पर दूसरे घुटने संधिवात और उसकी कंपैरिजन में ये ठीक होने में थोड़ा टाइम लेता है। तीसरा रोग होता है गाउट यानी कि वात रक्त। तो क्या होता है, जब यूरिक एसिड, आप सबने सुना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वो कंडीशन में जब यूरिक एसिड बढ़ के घुटनों में जमा हो जाता है, ऐसी कंडीशन को गाउट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, यूरिक एसिड पैर के अंगूठे है, पैर का हमारा जो एंकल जॉइंट होता है, मतलब पांव की पिंडी,
और उसमें भी जमा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुटनों में जमा होगा, पंजों के हड्डियों में भी जमा हो सकता है, वहां के सांधों में भी जमा हो सकता है। तो वैसी कंडीशन को गाउट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है, लालिमा दिखाई देती है, गर्माहट होता है, सूजन भी होती है। ये कंडीशन में रात में दर्द ज्यादा होता है। ये दोनों कंडीशन में क्या था, पहली और दूसरी कंडीशन में सुबह में दर्द ज्यादा होता था। गाउट वाली कंडीशन में क्या होता है, रात में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। यूरिक, अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आप में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी, और फिर चलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो ये तीसरी प्रकार की कंडीशन है घुटनों की बीमारी में। फिर चौथा होता है लिगामेंट इंजरी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि चोट लगे या फिर खेल खेल में कहीं पे ये खींच जाता है तो उसकी वजह से होता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है लिगामेंट इंजरी में। ये एकदम अनबियरेबल पेन होता है, व्यक्ति बैठ ही नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, और ये दर्द सहन ही नहीं होता है, तुरंत बोलेगा कि मुझको जाना है हॉस्पिटल, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ये कैसा है, एक्यूट टाइप का पेन है कि इंजरी हुई, मतलब रस्सी उधर की टूटी है, तो ये पेन सहन नहीं होगा, तो अनबियरेबल मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है इसमें। घुटना मुड़ने या उसमें तकलीफ होती है, सूजन आएगी, और इसमें एक्सरे वगैरह करके हम जान सकते हैं कि लिगामेंट इंजरी है या नहीं। फिर पांचवा होता है और बहुत कॉमन समस्या है, मोटापा संबंधित घुटनों का दर्द। वजन बढ़ने पर घुटनों पे दबाव बढ़ता है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। चलने में दर्द होता है, थकान जल्दी हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ते में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, शरीर बहुत कमजोर महसूस होता है। अगर 5 से 10 मिनट कहीं पे खड़ा रहना हो तो भी नहीं रह पाते हैं, उतना घुटनों में दर्द होता है। तो ये सारी कॉमन बीमारियां हैं घुटनों के संबंधित। अभी आयुर्वेद घुटनों के रोग को कैसे देखता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे एक संधिगत वात का लक्षण लिया है कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने इसे वात जन्य रोगों में बताया है, मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कह सकते हैं। और वृद्धावस्था की वजह में सामान्य रूप से वायु बढ़ने की वजह से ये सारी बीमारियां होती है। पर ये बीमारी होने में भी कॉमन कारण क्या है, ऐसा क्या हम करते हैं जिससे ये बीमारी होती है। तो हम अगर रुक्ष आहार ज्यादा लेते हैं, रुक्ष आहार माने कि क्या, कुछ लोगों को ये सुबह में गांठिया है, फिर चवाणा है, ये टोस्ट है, फिर चने का मतलब कोई भी चीज हम बोल सकते हैं, फाफड़ा है, ये सब खाने की अगर आदत होती है, सुबह नहीं तो कुछ भी दिन भर में या हफ्ते भर में वो बहुत ज्यादा खाते हैं। ड्राई, जो स्वभाव में ड्राई है, शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है, ऐसे अगर आहार और विहार दोनों करते हैं तो उसकी वजह से शरीर में रुक्षता बढ़ती है, उसकी वजह से भी घुटनों के दर्द हो सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, कि बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन उतना नहीं मिलता है, लिब्रिकेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि शरीर में वायु बढ़ता है। जब आप भूखे रहते हो तो शरीर को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हफ्ते में एक आध बार भूखे रहना, उपवास करना सही है, पर जो लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं उनमें भी घुटनों की ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अधिक चलना, 2 से 3 किलोमीटर तक चलना, या फिर अपनी आवश्यकता या शरीर की शक्ति अनुसार चलना, वो सही है। पर जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं उनमें भी घुटनों की समस्या बहुत ज्यादा होती है। फिर बहुत कॉमन कारण जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और अभी की जनरेशन में मैंने जो बोला कि पहले 40-50 के बाद ये सब रोग होते थे, 60 के बाद घुटनों के दर्द ये सब देखने को मिलता था, पर अभी 30-35 साल में, कभी कभी तो 25 की उम्र में भी ये देखने को मिलता है। उसका कारण है रात्रि जागरण।
हमारे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात कही थी कि हमारे एंसेस्टर्स मतलब कि हमारे दादा दादी की जो जनरेशन थी, आप लोगों में तो बहुत सारों ने बोला था कि आपकी दिनचर्या ऐसी है कि 4 बजे उठ जाते हैं और 9 से 10 के बीच में आप लोग सो जाते हैं। पर अभी की जो यंग जनरेशन है उनकी साइकिल पूरी उल्टी हो गई है कि वो सुबह 9-10 बजे उठते हैं, रात में 12-1 बजे तक सोते हैं। तो रात्रि जागरण है ये मेन कारण हो सकता है घुटनों की बीमारियों का, जो 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में घुटनों के दर्द देखने को मिलते हैं, उसका एक कारण ये भी है। फिर है मानसिक तनाव, स्ट्रेस जिसको ज्यादा होता है, स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी घुटनों में पेन हो सकता है, उसकी वजह से भी संधिवात, आमवात आदि लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और जो आखिरी और सबसे कॉमन कारण है कि उम्र जब बढ़ती है तब शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तो उसकी वजह से भी नी जॉइंट में पेन होता है। अभी ये सब मैंने कारण बता दिए कि किन किन कारणों की वजह से घुटनों में दर्द होता है। अभी का बहुत महत्वपूर्ण विषय और जो बहुत अभी के टाइम पे चल रहा है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, या फिर कोई भी आप अगर दिखाने जाए डॉक्टर को, वो बोलेंगे घुटनों में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, दोनों घुटने घिस गए हैं आपके, नहीं करवाया तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी के बहुत चल रहा है। पर हमको ये जानना है कि कौन सी अवस्था में नी रिप्लेसमेंट कराए। आयुर्वेद नी रिप्लेसमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर रोगी को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें क्या विचार करना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई है, जूम होके दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिखता है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, हाँ ये वाली देखो, ये वाली पिक्चर में क्या है, दोनों घुटनों के बीच में आपको जगह दिख रही होगी, बीच में जगह दिख रही है, जी जी। ब्लू जो कलर से है वहां पे बीच में जगह है, दोनों ब्लू कलर का है उसके बीच में, और ये जो जगह है वहां पे वो चिकना पदार्थ रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। अभी जब साइनोवियल फ्लूइड, वो चिकना पदार्थ कम होता है तो क्या होता है, ये जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। स्पेस कम हुई उसकी वजह से क्या होगा, घिसाव होगा उधर, और उसकी वजह से फिर सूजन आती है। तो ये क्या हो सकता है, कभी कभी एक साइड घिस सकता है, कभी कभी दोनों साइड घिस सकता है। देखिए एक मिनट, मैं कहाँ हूँ, दिख रही हूँ? नहीं, आप नहीं दिख रहे। एक मिनट, यस, देखिए जैसे ये घुटने हैं, हमने देखा इसके बीच में जो है वो चिकना पदार्थ रहता है। अभी घुटने ऐसे हैं, बीच में जगह होती है। अभी जब ये चिकना पदार्थ कम होता है तो क्या होता है, घुटने कभी कभी हमारे चलने का पोस्चर ऐसा हो या फिर हमारे उठने बैठने का पोस्चर ऐसा हो, तो क्या होता है, घुटने कभी एक साइड में दबाते हैं, कभी ऐसे होगा या फिर कभी ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होता है, फिर अब जब चलेंगे, मूवमेंट होगी, तब ऐसे ऐसे घिसाव होता है। अभी कोई भी चीज ऐसे घिसेगी तो वहां पे लालाश होगी, फिर उसके बाद सूजन आएगी। कभी कभी दोनों साइड हो सकता है, ये चीज कम हो सकती है। तो ये चीज घुटनों के बीच की स्पेस जो है वो कितनी कम हुई है, ये जो घसारा बोलते हैं, घिसना, वो कितना है, उसके ऊपर से नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए या करने का जरूरत नहीं है, वो चीज नक्की होती है। अभी अगर घुटनों की स्पेस इतनी कम है या फिर इतनी कम है तो वो नॉर्मल तरीके से ठीक हो सकता है, ऐसे केस में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार के जॉइंट अगर एक्सरे में दिखे तो नी रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। अभी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, दिखती है। देखिए ये एक्सरे जो पहला नी दिख रहा है आपको, उसमें देखो बिल्कुल भी बीच में स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है। और अगर आप
दाहिनी ओर और बाईनी ओर दोनों अगर जॉइंट देखेंगे तो थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं, ખવાઈ ગયું હોય ગુજરાતીમાં કહું તો હાડકું એના જેવું લાગે છે। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें हमको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। अगर नी रिप्लेसमेंट नहीं किया तो दूसरी प्रोसेस से ट्रीटमेंट होने में बहुत देर होती है, या फिर कभी कभी पूरी ट्रीटमेंट नहीं भी हो पाती है। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा फोटो दिख रहा है वो क्या है, उन्होंने नी रिप्लेसमेंट में जो हमारे आर्टिफिशियल नी होते हैं वो डाल रखे हैं। तो इसमें सेकेंड फोटो है उसमें ऐसा दिखेगा। वो लोग क्या करते हैं, बीच में कैप डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जॉइंट स्पेस कम हो गई थी, बीच की जगह जो कम हो गई थी वो जगह उन्होंने वापस से बना दी। दिख रहा है? तो फिर क्या होगा, आपको मूवमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर जैसे मैंने बताया कि अगर ये स्पेस उतनी अगर ये स्पेस कम नहीं है तो नेचुरल तरीके से आयुर्वेद की औषधियों से, पंचकर्म से, ऐसी प्रक्रियाओं से भी ये स्पेस हम बढ़ा सकते हैं। जो चिकाश कम हो गई थी वो चिकाश हम वापस उधर ले आते हैं। तो फिर क्या होता है, चिकाश अगर वापस आ गई तो मिजाग्रे में कैसे ऑयल खत्म होता है, हम ऑयल डाल देते हैं तो आवाज आना बंद हो जाता है, दरवाजे से भी अच्छे से खुलता बंद होता है, वैसे ही ये चिकाश अगर वापस हमने ला दी तो फिर जॉइंट भी पहले के जैसे अच्छे से मूवमेंट करता है। तो ये चीज आयुर्वेद के द्वारा और पंचकर्म के द्वारा पॉसिबल है। अभी उसमें मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। इसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है, तो आपका दर्द कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, चली जाएगी, चलने की क्षमता जो कम हो गई थी वो चलने की क्षमता भी बढ़ जाती है, मांसपेशियां जो कमजोर हुई थी वो मजबूत करता है, जीवन की गुणवत्ता सुधरती है, मतलब कि जो रोज बरोज के काम करने में आपको दिक्कत होती थी, सीढ़ियां चढ़ने में, उठने बैठने में थकान रहती थी, दर्द होता था, वो सब चला जाता है। सर्जरी को टालना या उसके बाद अगर सर्जरी हो गई है तो उसके बाद रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाए, ये आयुर्वेद में पॉसिबल है और मांसपेशियां मजबूत कर सकता है। अभी आयुर्वेद में उपाय क्या क्या है, तो अभ्यंग मतलब कि तेल मालिश। हमने जब लास्ट लेक्चर लिया था तब दिनचर्या के भाग के रूप में भी अभ्यंग बोला था कि पूरे शरीर में तेल से मालिश करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो जहाँ पे जो चीज कमजोर हुई है शरीर उसको अपने आप से ठीक करेगा। तो हम घुटनों के दर्द में भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी दादी माँ या मम्मी कोई भी है, घुटनों के दर्द है तो कुछ तेल लगाते होंगे, वहां पे तेल की मालिश की और दर्द कम हो जाता है। वैसे बहुत सारे औषधीय तेल आयुर्वेद में उपलब्ध है, आयुर्वेद की संहिता में उपलब्ध है, जो क्या करते हैं, वो चिकाश कम हो गई थी वो चिकाश वापस लाने में मदद करते हैं, सूजन कम करते हैं, दर्द जकड़न वो सब में राहत देते हैं। जैसे कि महानारायण तेल हो गया, क्षीरबला तेल हो गया, सिंपल तिल का तेल हो गया, या फिर सरसों का तेल हो गया, ये सारे तेल से अगर आप मालिश करते हैं तो आपको आपकी सूजन में, दर्द में, जकड़ाहन में राहत मिलती है। दूसरा है जानू बस्ती। जानू बस्ती करके ये जो ट्रीटमेंट है वो एक मेन ट्रीटमेंट है जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी, सर्जरी ना करनी पड़े उसमें फायदा करती है। कैसे, तो ये प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, आपके घुटनों के आजू बाजू में उड़द की दाल के आटे से एक पाड़ जैसा बनाते हैं और फिर उसमें हम तेल पूरते हैं। अभी क्या होता है, हम सिर में तेल डालते हैं तो तेल कैसा सिर से एब्जॉर्ब होके हमारे सर में ठंडक देता है, राहत देता है, अंदर एब्जॉर्ब होता है। हम अगर कोई क्रीम लगाते हैं या फिर कोई ऑयल स्किन पे लगाते हैं तो वो कैसे एब्जॉर्ब होके स्किन के अंदर चला जाता है। वैसे ही ये जानू बस्ती की ट्रीटमेंट में क्या होता है, पाड़ बांध के उसमें हम तेल डालते हैं और वापस से निकालते हैं, फिर वापस से तेल डालते हैं, जिससे क्या होगा, घुटना लोकली जितनी चिकाश कम हुई है वो ल्यूब्रिकेशन वापस लाता है।
और उससे क्या होता है, अंदर की सूजन कम होती है, औषधि अंदर तक पेनिट्रेट होती है, औषधि अच्छे से जिस स्थान पे व्याधि हुआ है वहां, ये ट्रीटमेंट की वजह से हम डायरेक्ट उधर लोकल काम करते हैं, जिससे क्या होगा, वहां की अंदर की सूजन कम होगी, सूजन कम होगी तो जो घिसाव होता है वो कम हो जाएगा, अंदर जो चिकना पदार्थ कम हो गया है वो चिकना पदार्थ वापस आने लगता है, वात शमन करता है, दर्द और जकड़न में भी लाभदायी होता है। इसमें आपकी रोग, और हमने बोला था कि जिस प्रकार घुटनों में अलग अलग पार्ट है उसमें कौन सी दिक्कत है, उस हिसाब से आयुर्वेद वैद्य इसमें तेल उपयोग करते हैं। तीसरा है पत्र पोटली स्वेदन। इसमें एरंड के पत्ते हैं, अर्क के पत्ते हैं, निरकुंडी मतलब नगोड़ के पत्ते हैं, लहसुन है, देवदारू के पत्ते हैं, सहीजन के पत्ते हैं, ऐसे अलग अलग जैसी आपकी प्रॉब्लम, जैसा आपका रोग, उस हिसाब से और जिस औषधि का जो गुण होता है उसके हिसाब से एक पोटली तैयार की जाती है। हम कोई ऐसा घरगथ्थू उपाय करता होगा शायद, कि जिसको घुटनों में पेन होता होगा, आंख के पत्ते बांधते थे पहले और घुटनों का दर्द गायब हो जाता था। आंख के पत्ते क्या काम करता है, आंख के पत्ते अगर गर्म करके वहां पे लगाने में आए तो सेक होता है, सेक होगा तो क्या होगा, अंदर का जो भी इन्फ्लामेशन है, सूजन हुआ है, वो सब कम होने लगता है। आग के पत्ते में ऐसे औषधीय गुण हैं जो नी के रिप्लेसमेंट में, या फिर बोन कमजोर हुए है, मांसपेशियां कमजोर हुई है, उसको ठीक होने में मदद करता है। तो एक ये पत्र पोटली स्वेदन हो गया, तो उसकी पोटली करके वहां पे सेक देते हैं। चौथा है उपनास स्वेदन। तो विविध औषधियों को मिला के हम एक लेप जैसा तैयार करते हैं और वो लेप से उधर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें एक पंचकर्म का भी भाग है और एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, जिसकी नियमित चिकित्सा से क्या होता है, जो भी वायु बड़ा होता है उसका शमन होता है, दर्द सूजन जकड़न में कमी होती है, जोड़ों को जब पोषण कम हो गया है, मांसपेशियां जो कमजोर हो गई थी वो सब में पोषण मिलता है, और चलने फिरने की क्षमता बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, थकान जैसा जो महसूस होता है वो कम होगा, दर्द चला जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो बहुत उपयोगी है और आपके नी रिप्लेसमेंट को भी टाल सकती है। और फिर पंचकर्म में मुख्य एक बस्ती करके ट्रीटमेंट आती है। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि बस्ती मतलब हम नीचे गुदा मार्ग से एक एनिमा देते हैं औषधों वाला, तो वो भी क्या करता है, डायरेक्ट नी पे काम करता है और नी के बीच की जो स्पेस कम हो गई है वो स्पेस को वापस से नॉर्मल लेके आता है। फिर विरेचन करके एक पंचकर्म है, वो भी ये सारे व्याधि में बहुत उपयोगी है और बहुत सारे रिजल्ट मैंने देखे हुए हैं। ऐसे व्याधि में क्या क्या हम आहार विहार और दिनचर्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने आगे देखा कि सूखा आहार खाने की वजह से, उपवास करने की वजह से, रात्रि जागरण करने की वजह से ये सारे व्याधि होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आहार में घी का इंटेक्ट बढ़ाएं। गाय का घी, अच्छी गिर गाय का घी का इंटेक्ट, मतलब सुबह के उठने के साथ 1 चम्मच घी पी लेना है। तिल या बादाम खा सकते हैं। फिर तल का तेल है उससे मालिश कर सकते हैं। रूटीन में भी अगर आपको घुटने के दर्द नहीं है और घुटने के दर्द भविष्य में भी कभी ना आए, उसके लिए ये चीजें करनी है। जैसे दादा दादी है, आपके मम्मी पापा है, वो घी और उसका खुराक बहुत अच्छे लेते थे, तो आपने देखा होगा 80-90 की साल में भी उनको कभी घुटनों के या जोड़ों के दर्द नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका घी का खुराक ऐसा था, मक्खन उतना खाते थे, घी उतना खाते थे, लाडू थे वो 8-8 10-10 लाडू खा सकते थे, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति उतनी मजबूत थी। तो हम अपनी पाचन क्षमता के अनुसार 1 या 2 चम्मच घी सुबह में गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। फिर मूंग है, खिचड़ी है, ऐसा सादा खुराक लेना है। लहसुन और अदरक भी इसमें फायदा कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी गुण ऐसा है कि वो सूजन को कम कर सकते हैं। सही जन यानी सरग व हरी सब्जियां, लीली सब्जियां ज्यादा लेनी है, जिससे क्या होगा
कैल्शियम और वो सब अच्छी मात्रा में मिलेगा। और शतावरी और अश्वगंधा जैसी औषधियां भी ये व्याधि में काम करती है, पर इसको हमेशा एक वैद्य की सलाह के बाद ही ले कोई भी औषधि। फिर विहार में क्या करना है, यंत्र है जैसे पड़ा पड़ा बंद हो जाता है, वैसे अगर हम मूवमेंट नहीं देंगे तो भी वहां पे जकड़ाहट आ सकती है। इसीलिए क्या करना है, हर रोज जो नॉर्मल है, जिसको पेन नहीं है, वो भी नॉर्मल 30 मिनट वॉक करे। तो क्या होता है, यंत्र बंद नहीं होगा, यंत्र में लुब्रिकेशन भी चालू रहेगा और यंत्र भी अच्छे से चलेगा। क्षमता अनुसार योगा अभ्यास करे, प्राणायाम करे, थोड़ा ध्यान करे और पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद। पर ऐसा नहीं कि आप 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, 1 बजे सोए सुबह 9 बजे उठे। ऐसी 8 घंटे की नींद फायदा नहीं करेगी। जो हमारी सर्काडियन रिदम है, मतलब सूर्य की गति से होने वाली जो चक्र है और जो हमारा दिनचर्या बताया गया है, उस हिसाब से अगर हम सोना या उठने का टाइम रखें तो ये फायदा करती है। तनाव रहित जीवन रखना है, परिचर्या यानी देखभाल क्या करें, समय पर भोजन ले, नियमित व्यायाम करें, रोज तेल से मालिश करें। अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर होने लगी है तो रोज आप एक दिनचर्या के भाग में एज अ हैबिट ही डाल दे कि तेल से मालिश करना है हल्के हाथों से। तो क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो शरीर में टॉक्सिन यानी कि नुकसान करने वाले पदार्थ जमा ही नहीं होने देगा। शरीर खुद ब खुद या मूत्र के द्वारा या मल के द्वारा या पसीने के द्वारा ये सारे टॉक्सिन्स रिमूव कर देगा। तो एक ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना है, उसके लिए आप तेल मालिश करें, गुनगुने गर्म पानी से स्नान करें, पर गर्म पानी से स्नान कभी भी चेहरे पर और माथे पर नहीं करना चाहिए। अपना वजन नियंत्रित रखें और सकारात्मक सोच रखें। अभी आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, मैं अपना आयुर्वेद चिकित्सालय बहुत जल्द 15-20 दिनों में ही साइंस सिटी अहमदाबाद में ओपन करने वाली हूँ। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है और मुझे पर्सनली भी मिलने आना चाहे तो वो वहां पे आ सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद माँ बहन जी, बहुत धन्यवाद। अंजना पंचाल कुछ पूछना चाहते हैं। जी हाँ, एक मिनट। ओके, यस। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं घुटने पर जब मालिश करती हूँ तो और ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। यस। तो मैं मालिश नहीं कर पाती। हाँ, ये अभी जो मैंने आपको संधिवात और आमवात समझा है ना, उसमें हाँ। एक ये चीज ये भी है, आपको पहले समझना पड़ेगा आपके घुटनों का दर्द संधिवात है या फिर आमवात। अभी जो तेल मालिश है वो आमवात यानी कि गांठियोवा या रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको होता है, वो लोग अगर तेल से मालिश करेंगे तो उनका दर्द बढ़ेगा, उनको तेल सूट नहीं करेगा। संधिवात की जितनी भी कंडीशन है उसमें तेल मालिश बहुत अच्छा फायदा करेगी। तो आपको संधिवात है या आमवात, इसका अगर डिफरेंस करना हो तो कैसे, ये एक आपने अंजना जी ने जो बोला वो एक बेसिक आप चेक कर सकते हैं। अगर तेल लगाने से दुखावा बढ़ता है तो आपको आमवात है। आपको तेल मालिश बिल्कुल फायदा नहीं करेगी, तेल आपको लगाना भी नहीं है। आप जैसे लोगों को घी भी कम पीना है, तेलीय पदार्थ कम खाना है। आपको इसमें क्या फायदा करेगा, वालुका जो आती है, रेत जो हम चंतर के काम में लेते हैं ना, रेत यूज करते हैं, वो रेत को आप तवे पे गरम कर लीजिए और उससे शिकाई करिए, तो वो आपको बहुत फायदा करेगी। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा, उसके अंदर ये जो आपने बताया कि निर्गुड़ी के पत्ते, हाँ सहजन के पत्ते, उससे भी सिकाई कर सकते हैं। हाँ, उससे भी शिकायत कर सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं, पत्तों को आपको अगर आम बात है तो आप पत्तों को ऐसे ही गर्म कर लीजिए तवे पे और फिर रुमाल में पोटली करके आप उधर सेक कर सकते हैं। या फिर क्या करिए, एक तपीले में पानी भर के सहीजन के पत्ते हैं, निर्गुंडी के पत्ते हैं, उसको उबाल ले। उबालने के बाद वो पानी से स्नान करें। फिर उससे भी आपके शरीर में जितने भी दर्द है वो सारे दर्द चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है।
और मेरे घुटने के पीछे की भाग में सूजन रहती है हमेशा। चलती हूँ तो सूजन बढ़ जाती है, दर्द भी बढ़ जाता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आप अभी रेत है ना, रेत लेके आइए कहीं से भी, और रेत को गर्म हाँ। करके उसका आगे पीछे दोनों जगह शेक शुरू कीजिए। और ठीक है। और क्या करना है, आप धनिया होता है ना, धनिया, सूखा धनिया, हाँ हाँ। उसको 1 गिलास पानी में रात में भिगो ले और सुबह छान के उसका पानी पी ले, तो भी आपको अच्छा। ये सूजन भी चली जाएगी और दर्द भी चला जाएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ। और श्रद्धा बहन जी, जी, जब वो घुटने में कभी कभी कड़ाका कड़ाका ऐसा बोलता है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको सबसे ज्यादा उपयोग होगा तेल मालिश, और रोज 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी पीना आप शुरू कीजिए। आपको 1 हफ्ते में ही वो जो कड़कड़ बोलता है ना, वो कम हो जाएगा, और 1 महीना जितना पिया तो वो साव चला जाएगा। ये जो मैंने बोला कि जो अंदर का चिकनापन है वो कम हो गया है, इसलिए घुटने घिसते हैं। तो आप घी पीना शुरू करेंगे तो अंदर भी ल्यूब्रिकेशन वापस आ जाएगा। ल्यूब्रिकेशन वापस आ गया तो फिर घुटनों सहलाई से मुड़ सकते हैं, तो फिर ये आवाज आना बंद हो जाएगा। तो इसमें से 2 प्रकार से हम ल्यूब्रिकेशन दे सकते हैं, बाहर से भी ल्यूब्रिकेट करें और शरीर को अंदर से भी चिकनापन दे। तो बाहर से आप तेल मालिश करें, अंदर से घी का सेवन करें। घी ऐसे ही पीना है, चम्मच और पानी पी देना। 1 से 2 चम्मच बस, 1 से 2 चम्मच घी और 1 या 2 घूंटा, जितना मुंह आपका साफ हो सके उतना ही पानी। 1 गिलास भर के पानी पी जाए ऐसा नहीं, घी वाला जो मुंह हुआ है वो साफ हो जाए उतना पानी पिए, 1 से 2 गरम घूंटा। करके पीना है, ऐसे ही गरम करना है, थोड़ा गुनगुना कर। आपको गुना गर्म कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। हाँ क्या हाँ, मैं जी क्या मैं घी पी सकती हूँ सुबह में 2 चम्मच? क्या? घी 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 हाँ, घी आपने बताया। घी जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है वो 2 चम्मच हाँ। ले सकता है, जिसकी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर है वो आधा से 1 चम्मच घी लीजिए। पर घी शंकर गाय का नहीं होना चाहिए, घी देसी गाय या फिर गीर गाय का होना चाहिए। तो मेरे संकर गाय क्या है? अंदर भूंड और गाय का संक्रमण है। रोमेटोइड आर्थराइटिस वाले पर्सन है, इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं घी पी सकती हूँ। हाँ, घी ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। श्रद्धा जी, हाँ, श्रद्धा जी, जैसे घी लेना है तो उससे फैट नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, गाय के घी से फैट नहीं बढ़ता है। भैंस का घी खाया तो फैट बढ़ेगा। अच्छा, और घुटने से कट, दाहिने पैर के घुटने से कट कट की आवाज आती है, परेशानी होती है दाहिने पैर के घुटने में, तो उसको सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के पी सकती हूँ? हाँ, और धनिया का बीज बताया कि पानी भिगो करके सुबह छान के पीना वो है। भी पी सकते हैं, वो भी पी सकता है। अच्छा, और कोई ऐसा काढ़ा बताएं कि मैं सुबह गर्म करके पी लूं? काढ़ा अगर आपको पीना है तो अगर आपके घर के आजू बाजू में ये निर्गुंडी यानी कि नगोड़ का पौधा है तो उसका भी आप पत्ता तोड़ के उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। पारिजात का अगर पौधा है तो उसके पत्तों का काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। ऐसे मैं ना नित्य पीती हूँ नीम का, तुलसी का और मेथी का बीज डाल करके काढ़ा बना के पीती हूँ। वो भी चलेगा, पर नीम का अभी बहुत मत पिएगा, क्योंकि नीम का क्या होता है, गुण कड़वा होता है, वो शरीर में रुकता बढ़ाएगा। तो अगर वैसा काढ़ा हफ्ते में 1 आध बार लिया तो सही है, रोज नीम का काढ़ा मत पीजिए। धन्यवाद। हमारे आश्रम में नगोड़ है, वहां से आप ले सकते हो, बहुत सारे नगोड़ के है छोड़। हाँ 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 जी। श्रद्धा जी, मेरे पग के टो के ऊपर घुटी में जो एंगल बोलते हैं ना आप, हाँ, उसमें सूजन है और जलन हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट तो मैंने ब्लड की रिपोर्ट कराई, यूरिक एसिड नहीं है। यूरिक एसिड नहीं है? हाँ, ओके, आपको डायबिटीज है? नहीं है। डायबिटीज भी नहीं है। शरीर में ऐसे एसिडिटी ज्यादा रहती हो या ऐसा कुछ है? थोड़ी एसिडिटी रहती है। हाँ, आप सिर्फ ये एक चीज करिए, धनिया और थोड़ा आधा चम्मच जितना सूंठ मिक्स करके लेना शुरू कीजिए।
और या फिर ये क्या होता है, मुनक्का आता है ना, जो मुनक्का, हाँ जी हाँ जी। उसको रात में भिगो के आप लीजिए तो आपकी जलन कम हो जाएगी। ये मैं काली द्राक्ष आती है ना, जो काली हाँ, द्राक्ष वो रात में भिगो लीजिए। काली और काली द्राक्ष को रात को भिगो के उसका तो सुबह में ये तो सेवन करती हूँ। हाँ, बस एक वो लीजिए, या और फिर शक्कर आती है ना जो बड़ी वाली, अगर डायबिटीज नहीं है हाँ तो वो बड़ी वाली जो शक्कर आती है, मिश्री जिसको बोलते हैं, बराबर। वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी। श्रद्धा जी, हमको तो थोड़ी डायबिटीज भी है। क्या डायबिटीज भी है हमको थोड़ी। उसकी गोली शुरू है? नहीं, गोली मैं नहीं लेती हूँ, आयुर्वेदिक इलाज करती हूँ, काढ़ा वगैरह पी हाँ, तो करके। बस उससे तो सही रहेगा। अगर कंट्रोल में रहता है तो कोई हाँ, दिक्कत, कंट्रोल में रहता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। धन्यवाद। तो कक्षा को हम विराम देते हैं जी। श्रद्धा जी, मेरे को नींद कम आ रही है, क्या करें इसको? नींद कम का हम पहले कारण जानना पड़ेगा कि नींद किस कारण की वजह से कम आ रही है। पर अभी आपको अगर मैं घरगथ्थू कोई उपचार बताऊं तो आप उतना करिए, रात को सोते समय नाक में दो टीपा इधर, 2 टीपा इधर गाय का घी डाल के सो जाइए, और 2 टीपा नाभि में। तो 3-4 दिन के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते श्रद्धा जी, मेरे घुटनों के नीचे थोड़ी सी सूजन है, उसका क्या इलाज हो सकता है? आपका वजन कितना है? 80 किलो। और आपकी हाइट कितनी होगी? 5 फुट 3 इंच। हाँ, तो आपको थोड़ा 7-1 किलो जितना वजन कम करने का जरूरत है। वजन कम करेंगे तो वो सूजन भी अपने आप चली जाएगी। ठीक है, है ना? वजन कम करने में ठीक है, वजन भी कम आराम से हो सकता है। 7-7:30 के बाद खाना मत खाइए, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, हल्का व्यायाम कीजिए और गेहूं बंद कर दीजिए, तो वजन भी अपने आप धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। 1 महीने में अच्छे से 4 से 5 किलो तक वजन कम हो जाएगा। मैं व्यायाम तो रोज ही करती हूँ वैसे ही। हाँ, बस अगर वजन कम, थोड़े टाइम के लिए गेहूं वगैरह बंद कर दीजिए। हाँ, धन्यवाद। श्रद्धा जी, हाँ, मेरा 65 एज है, तो ऐसे कोई पाँव में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट लेग है ना, उसमें जब मैं पलाठी मार कर बैठता हूँ ना, तो खड़ा होता हूँ ना, तब थोड़ा पेन होता है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दर्द कमर से होके नीचे पैर में आता हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ रेगुलर 1.5 घंटे में सुबह से 6 से 7 बजे तक चलने, वॉकिंग करने जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हल्का कोई भी गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं, या फिर हल्का कोई भी तेल लगा के मालिश करिए 1 हफ्ते तक, तो ये चीज चली जाएगी। ये जो आपने जो ऑयल का सजेशन दिया, आपके पास सब मिला के ऐसा रेडीमेड ऑयल मिलता है कुछ? हाँ, रेडीमेड ऑयल मिलता है। हाँ, तो कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे? आयुर्वेदिक स्टोर से भी मिल जाएगा आपको, कहीं पे भी अगर नजदीक में है तो, और अगर चाहिए तो मेरे पास से भी मिल जाएगा। ओके, कौन सा ब्रांड है, कौन सा ऑयल लेना पड़ेगा? कौन सा ऑयल लेना है? हेलो, तेल का भी ले सकते हैं या फिर महानारक तेल ले सकते हैं। महानारक, ओके, थैंक यू। अच्छा श्रद्धा जी, आपका क्लिनिक खोल दो तो उसका एड्रेस डाल देना हमारे ग्रुप के अंदर। ठीक। हाँ जी, हम इसमें डाल देंगे, श्रद्धा जी भेजेंगे आपको, जरूर डालेंगे, और हमें भी सभी को बुला देना जो भी आ सकते हैं। पक्का मैं इनविटेशन महाराज जी को भेजूंगी, वो आप सबको भेज देंगे। आप जब भी हो सके तो आप अवश्य हाजिर होना, आपके आशीर्वाद देना। जरूर जरूर। श्रद्धा जी, आपने धन्यवाद। पारिजात का काढ़ा बोला, तो वो कितने दिन तक लगातार पी सकते हैं? किसका काढ़ा? पारिजात के पत्तों का। वो 1 हफ्ते या 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं लेना है। और उससे क्या पैर के अंगूठे के नीचे भी मुझे सूजन भी लगती है
और वहीं पर पेन भी तो होता है, तो उसमें भी पैर के फर्क पड़ेगा। अंगूठे, हाँ तो आप नगोड़ का काढ़ा लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छा करेगा काम। जी, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। श्रद्धा जी, आपका कोई ऐसा वीडियो बना के रखा है, कुछ बेच सकते हैं कहीं? नहीं, मैंने बनाया तो नहीं है, पर मैं अभी शुरू करने वाली हूँ वीडियो नहीं, सीरीज। ये अच्छी बात है, अच्छी बात हाँ, है, लोगों को अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि घर की जितनी भी चीजें हैं हम्म, उससे हम ज्यादातर लोगों को ठीक कर सके। तो जितना भी हो सके घर की चीजें मैं ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। अगर ऐसा लगे कि कंडीशन थोड़ी सीरियस है या उसमें औषधियों का जरूरत है तो औषधियाँ देते हैं। फिर उसके बाद कोई चीज लगे तो फिर पंचकर्मा वगैरह सजेस्ट करते हैं। तो मेरा ज्यादातर प्रयास यही होता है कि हमारे किचन में ही बहुत सारी औषधियाँ हैं, हमको सिर्फ उसका ज्ञान नहीं है। तो ओके। उसका ही अगर हम उपयोग अच्छे से कर ले तो भी हमारे सारी 80% दवाइयों का दर्द वहां पे कम हो सकता है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो मुझे भी है, और ड्रग डिपार्टमेंट में जॉब करता, रिटायर हो गया हूँ। तो अरे वाह, कमलेश भाई भट्ट करके जॉइंट कमिश्नर है गुजरात पूरा आयुर्वेदिक का लाइसेंसिंग अथॉरिटी, हाँ 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 हाँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। आपका नॉलेज का हम बराबर उपयोग करेंगे। बहुत और बढ़िया। ये ओपनिंग का जो आप बता रहे हैं ना, उसको महेंद्र जी को पक्का भेज देना, तो हम लोग भी आएंगे वहाँ पे। पक्का पक्का पक्का। जरूर। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, समापन करते हैं शंकर जी। फिर आप व्यक्तिगत भी जरा पूछ लेते हैं समय लेकर।